क्वेश्चन नंबर 14 होमवर्क सॉल्व किया आपने, कर लिया पक्का? चलिए एक बार मैं डिस्कस कर देता हूं आपके लिए और उसके बाद अपने आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस में। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी टेकन फॉर बैलेंस शीट। वैल्यू ऑफ स्टॉक टू बी टेकन फॉर बैलेंस शीट, बुक स्टॉक की बात कर रहा है। एज एट 31st March फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, The stock was physically verified on 23rd March. वेरिफिकेशन हुआ 23rd March को। वेरिफिकेशन 23rd March, वैल्यू चाहिए 31st March का। Valued at ₹6 lakh. Between 23rd March and 31st March, the following transaction had taken place. 2 दिन के बीच में क्या क्या ट्रांजैक्शन हुआ आपको बताया। परचेज 50,000, जिसमें से गुड्स वर्थ ₹20,000 डिलीवर्ड ऑन 5th April। हमने परचेज कर लिया, बस डिलीवरी बाद में आया। तो जब बुक स्टॉक की बात करूंगा, बुक स्टॉक मेरे ने अगर परचेज कर लिया तो ये मेरी इन्वेंट्री में आना चाहिए। अब सुन मेरा बात, 23rd के बाद परचेज हुआ है तो 31st की इन्वेंट्री में आएगा, तो ऐड कर रहा हूं 50,000। ये 50,000 मैंने परचेज ऐड कर दिया 2 तरीके से, गुड्स परचेज एंड रिसीव 30, गुड्स इन ट्रांजिट 20। आगे, आउट ऑफ गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स वर्थ ₹30,000 वेयर अनसोल्ड। ये वही वाला प्रॉब्लम बोल रहा है, गुड्स भेजा हुआ है और 30,000 का बाकी, अगर बाकी है कंसाइनी के पास तो ये मेरा गुड्स है, ऐड 30,000। आगे, सेल्स वॉज 1,70,000। दिस इंक्लूड्स गुड्स वर्थ ₹40,000 सेंट ऑन अप्रूवल। टोटल सेल्स दिया हुआ है आपको 1,70,000, जिसमें 40,000 अप्रूवल में भेजा हुआ है। हाफ ऑफ दिस गुड्स वे रिटर्न बिफोर 31st March, हाफ रिटर्न कर दिया तो वो तो मेरा ही हो गया। एंड एज रिगार्ड्स रिमेनिंग नो इंटीमेशन वाज रिसीव्ड, बैलेंस हाफ के लिए अभी तक कोई इंटीमेशन नहीं आया। ध्यान से, 1,70,000 का टोटल सेल्स है, जिसमें 40,000 का अप्रूवल में 20 वापस मिल गया, मतलब सेल्स हुआ ही नहीं, और 20 का अभी तक इंफॉर्मेशन नहीं मिला, मतलब सेल्स हुआ नहीं। तो अगर पूछूं एक्चुअल सेल्स कितना है, एक्चुअल सेल्स 170 माइनस 40, एक्चुअल सेल्स हो गया 1,30,000। एक्चुअल सेल्स हो गया 1,30,000। आगे, गुड्स आर सोल्ड एट कॉस्ट प्लस 25%। ध्यान से, प्रॉफिट का परसेंटेज दिया, क्योंकि सेल्स को आप सेलिंग प्राइस पे नहीं ले सकते, उसको कॉस्ट में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो प्रॉफिट बोला 1/4 ऑन कॉस्ट, 25% मतलब 1/4 ऑन कॉस्ट, तो ये हो गया 1/5 ऑन सेल्स। However, a lot of goods costing 30,000 was sold for 15,000, बट कुछ गुड्स जिसका कॉस्ट 30,000 था वो हमने 15,000 में बेचा, यानी ये लॉस पर सेल हुआ है, लॉस पर, इस पर हमने प्रॉफिट नहीं कमाया। पहले सेल्स का बात कर लेते हैं, ध्यान से। जीपी निकालना है मेरे को। 1,30,000 का सेल्स हुआ है, अच्छा सेल्स, जिसमें से 15,000 एबनॉर्मल गुड्स का और 1,15,000 नॉर्मल गुड्स का। इस गुड्स का कॉस्ट तो ऑलरेडी दिया हुआ है, कॉस्ट ऑलरेडी दिया हुआ है 30,000। तो मेरे को बता इसमें लॉस कितना हुआ, 15,000 का लॉस हो गया, मैं नेगेटिव लिख रहा हूं तो लॉस हो गया 15,000। और इस गुड्स पे हमने कमाया 1/5 प्रॉफिट, 1/5 प्रॉफिट कमाया, तो इस पर मेरा जीपी हो गया 1,15,000 का 1/5। बताओ कितना होता है, 23,000। 1,15,000 का 1/5 यानी 23,000। कोई तुमसे पूछे बताओ नेट ग्रॉस प्रॉफिट कितना, नेट ग्रॉस प्रॉफिट 8,000 का मेरा नेट ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। तो सबसे पहले मैंने सेल से कॉस्ट निकालने की कोशिश की। अब मैं तेरे को एक सिंपल बात पूछता हूं, 1,30,000 का सेलिंग प्राइस है, 8,000 का प्रॉफिट है, मेरे को कॉस्ट बता पाएगा? 1,30 का सेलिंग प्राइस, 8 का प्रॉफिट, तो कॉस्ट हो गया 1,22,000। यही 1,22,000 आपका कॉस्ट निकल गया। अब सर कैसे करें, फटाफट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। स्टॉक एज ऑन 23rd March कितना दिया हुआ है, 6 लाख। एड गुड्स परचेज्ड, जो मैंने परचेज किया है, ये 31st March को मेरा गुड्स है, अगर मेरा है तो मेरी स्टॉक में आएगा। एड गुड्स विथ कंसाइनी, जो अनसोल्ड है अभी भी, 30,000 माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सेलिंग प्राइस 1,30, प्रॉफिट 8, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया 1,22।
सेलिंग प्राइस 1,30, प्रॉफिट 8,000, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हो गया 1,22,000। आप अपना आंसर कैलकुलेट कर सकते हो और लिख दो वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31st मार्च, एज ऑन 31st मार्च। ये आपका निकल गया वैल्यू ऑफ स्टॉक। पहले बताइए, एकदम सेम क्वेश्चन था 16 जैसा, बिल्कुल सिंपल लग रहा है आपको? आगे चले, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 17, क्वेश्चन नंबर 17। ध्यान से पढ़ना है, क्वेश्चन अच्छा है, बहुत ध्यान से। X who was closing his books on 31st मार्च 2016, क्लोज कर रहा है 31st मार्च को, ये हो गया ईयर एंड डेट। failed to take the actual stock which he did only on 9th April, actual stock मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन उसने किया 9th अप्रैल को, ईयर एंड 31st मार्च, वेरिफिकेशन 9th अप्रैल। when it was ascertained by him to be worth ₹2.5 लाख, और 9th अप्रैल का वैल्यू दे दिया 2.5 लाख। इट वॉज फाउंड, देखो 9th अप्रैल का वैल्यू दे दिया, तो वो तुमसे क्या मांगेगा मेरे को पहले ये बताओ। सर 31st मार्च का स्टॉक का वैल्यू, ठीक है। इट वॉज फाउंड दैट सेल्स वेर इंटर्ड इन सेल्स बुक ऑन द डेट ऑफ डिस्पैच। ध्यान से, बहुत अच्छे से, सेल्स हम लोग सेल्स बुक में दिखाते हैं जब हम लोग गुड्स डिस्पैच करते हैं, डिलीवर करते हैं। जब तक डिलीवरी नहीं होता सेल्स दिखाते नहीं है, मतलब हमारा ओनरशिप ट्रांसफर तब होता है जब हम गुड्स डिलीवर करते हैं। रिटर्न इनवर्ड्स इन रिटर्न बुक एज एंड व्हेन गुड्स आर रिसीव्ड बैक, रिटर्न इनवर्ड्स हम दिखाते हैं जब हम गुड्स रिसीव करते हैं। परचेज इंटर्ड इन परचेज डे बुक वंस द फन इनवॉइसेस आर रिसीव्ड, परचेज तभी दिखाता हूं जब इनवॉइस रिसीव होता है। गुड्स मिलो ना मिलो फर्क नहीं पड़ता, इनवॉइस रिसीव हो गया परचेज दिखाऊंगा। आगे, इट वॉज फाउंड दैट सेल्स बिटवीन दीज टू डेट्स एज पर सेल्स डे बुक 17,200, परचेज बिटवीन दीज टू डेट्स 1,200, आउट ऑफ दीज गुड्स 500 was not received until after the stock was taken। 1200 का गुड्स मैंने परचेज किया है, 700 का गुड्स अभी तक मेरे को रिसीव नहीं हुआ। ध्यान से मेरे को एक बात बताना, ध्यान से, परचेज कितने का रिकॉर्ड हो गया होगा? सर परचेज पूरा 1200 का रिकॉर्ड हो गया, बट जब 9th अप्रैल को फिजिकल वेरिफिकेशन गए तब कितना मिला होगा? सिर्फ 700 मिला होगा। पता है 700 क्यों मिला होगा? क्योंकि 500 का तो 9th अप्रैल तक आया ही नहीं था। आगे, गुड्स इनवॉइस ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मार्च बट गुड्स रिसीव्ड ओनली ऑन 4th अप्रैल अमाउंटिंग टू 1,000। हमने गुड्स खरीद लिया मार्च में, बट गुड्स मिला कब? अप्रैल में, मतलब खरीद लिया, परचेज हो चुका था, बट रिसीव हुआ अप्रैल में, ठीक है, 4th अप्रैल को। रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 1/3 ऑन कॉस्ट। ध्यान से, 1/3 ऑन कॉस्ट दिया, अगर 1/3 ऑन कॉस्ट दिया है तो 1/4 ऑन सेल्स लिखो, 1/4 ऑन सेल्स। क्वेश्चन पूछ रहा है असर्टेन द वैल्यू ऑफ फिजिकल स्टॉक एज ऑन 31st मार्च 16। बहुत ध्यान से बोल रहा है फिजिकल स्टॉक का वैल्यू निकालो जो 31st मार्च को मेरे पास एग्जिस्ट करता है। जब वर्ड फिजिकल स्टॉक की बात कर रहा है मतलब वही स्टॉक जो मेरे पास 31st मार्च को गोडाउन में था, जो मेरे पास गोडाउन में था। यहां पे ये भी फिजिकल वेरीफाइड स्टॉक है और ये भी हमको कैलकुलेट करना है फिजिकल वेरीफाइड वाला स्टॉक। डन, स्टार्ट करते हैं। ध्यान से मेरे को बताओ, वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 9th अप्रैल कितना दिया हुआ है? सर हम लोगों को दिया हुआ है 2,50,000, ठीक है, 2,50,000। इट वॉज फाउंड दैट सेल्स इंटर, वो हो गया, सेल्स हुआ इन 2 दिन के बीच में 17,200 का सेल्स हुआ। ये जो सेल्स हुआ 31st मार्च के बाद सेल्स हो रहा है, तो मतलब 9th अप्रैल को गुड्स मेरे पास नहीं होगा, बट 31st मार्च को होना चाहिए था। एड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, मैं हमेशा कॉस्ट लूंगा। अब 17,200 सेलिंग प्राइस है माइनस 25% प्रॉफिट ऑन सेल्स, 1/4 ऑन सेल्स इज 25%, 17,200 से 25% माइनस करके ऐड कर लो आप। डन, लेस गुड्स जो मैंने परचेज किया। सर गुड्स जो परचेज किया लेस क्यों किया? ये 31st मार्च के बाद परचेज किया है, बाद, तो ये मेरे 31st मार्च की स्टॉक में नहीं आना चाहिए। ध्यान देना मेरा एक एक बात। सबसे पहले परचेज किया 1200 का, जिसमें 500 उस दिन तक रिसीव नहीं हुआ था। जब मैं गोडाउन में गया, फिजिकल वेरिफिकेशन किया 9th अप्रैल को, 1200 का गुड्स खरीदा है मैंने, बट 500 का तो मेरे को रिसीव ही नहीं हुआ था। तो मेरे पास रिसीव कितना हुआ होगा उस दिन तक? सर 700 रिसीव हुआ होगा। तो जब मैंने फिजिकल वेरिफिकेशन किया तो मेरे स्टॉक में कितने का स्टॉक आया? 700 लेस गुड्स परचेज्ड।
आफ्टर 31st मार्च 1200 माइनस 500 जो रिसीव नहीं हुआ वो मेरे स्टॉक में होगा ही नहीं, तो मैंने उसको एक बार हटा दिया और मेरे को टोटल रिसीव हुआ 700 का। नेक्स्ट, गुड्स इनवॉइस ड्यूरिंग मंथ ऑफ मार्च बट रिसीव्ड ऑन 4th अप्रैल। 4th अप्रैल को रिसीव हो चुका है। ध्यान से हमको निकालना है फिजिकल स्टॉक। अगर फिजिकल स्टॉक चाहिए 31st मार्च का, तो ये 31st मार्च को मेरे को रिसीव नहीं हुआ था। अगर रिसीव नहीं हुआ तो ये मेरी इन्वेंट्री में आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। बट 9th अप्रैल को तो ये गुड्स आ चुका क्योंकि 4th अप्रैल को रिसीव हो गया। तो अगर नहीं आना चाहिए तो गुड्स परचेज्ड इन मार्च माइनस कर दो रिसीव्ड इन अप्रैल। कितना रुपया रिसीव गुड्स रिसीव हुआ? 1000। ये आपका निकल जाएगा फिजिकल स्टॉक ऑन 31st मार्च। इतना गुड्स मेरे पास फिजिकली अवेलेबल था 31st मार्च को। प्लीज ये कैलकुलेट करके लिख लेना कितना आया, फिर आप अपना आंसर कैलकुलेट करो। ये क्वेश्चन में नॉर्मल क्वेश्चन से अलग क्या था, यहां पर क्वेश्चन आपको पूछ रहा था फिजिकली वेरीफाइड स्टॉक दिया और पूछ रहा था फिजिकल स्टॉक आपके पास कितना अवेलेबल है। मजा आता अगर ये क्वेश्चन 23rd मार्च और 31st मार्च का होता तो और भी क्वेश्चन में मजा आता। उस केस में तुमको ध्यान रखना पड़ता क्या चीज फिजिकली रिसीव हुआ, सिर्फ वही लेना है, बुक वाला हमको देखना नहीं है। मतलब हमको फिजिकल स्टॉक से ज्यादा मतलब है क्योंकि क्वेश्चन हमको फिजिकल स्टॉक पूछ रहा है। डन। तो हमने बोला जो गुड्स हमको 9 अप्रैल तक रिसीव नहीं हुआ वो मेरे पास 9 को है नहीं और 31st मार्च को भी होना नहीं चाहिए, तो उसको इग्नोर करो। 1200 में 500 नहीं हुआ तो 9 तारीख को मेरे पास 700 का गुड्स इंक्लूड किया हुआ है, वो 700 हटा दो। नेक्स्ट, मार्च में परचेज किया बट गुड्स रिसीव हुआ अप्रैल में रिसीव हो गया। हम लोग बोले क्या, हमको फिजिकल स्टॉक चाहिए 31st मार्च का, तो 31st मार्च को ये मेरे पास नहीं था तो मैंने हटा के माइनस कर दिया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। डन है बात? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़े, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ये जो बुक आपको दिख रही है, अगर आपके पास ये क्वेश्चंस नहीं है, आप देखो, आपको दे दिया होगा एडी दोस्त ऐप में ये सारा का सारा चीज। अगर यूट्यूब से आप देख रहे हो तो यूट्यूब के वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में ये आपको पीडीएफ दिख जाएगा, प्लीज पीडीएफ डाउनलोड कर ले। आगे चलता हूं, लास्ट क्वेश्चन नंबर 15। स्टार मार्क करना, एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, पढ़ता हूं। The profit and loss account of Hanuman showed a net profit of 6 लाख। आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेट प्रॉफिट दे दिया। आफ्टर कंसिडरिंग क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 3,75,000 एज ऑन 31st मार्च 16। क्लोजिंग स्टॉक हमने कितना कंसीडर किया? 375। ध्यान रखो स्टॉक का प्रॉफिट के ऊपर इफेक्ट होता है। आपको सिखाया अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवरस्टेटेड रखोगे प्रॉफिट बढ़ा हुआ दिखाई देगा, क्लोजिंग स्टॉक अंडरस्टेटेड रखोगे तो प्रॉफिट गिरा हुआ दिखाई देगा। Subsequently, the information was obtained from scrutiny of the books। जब बुक्स को स्क्रूटिनी किया ये सब मिला। Purchase for the year included 15,000 paid for new electric fittings for the shop। हमने कुछ इलेक्ट्रिक फिटिंग्स खरीदी है शॉप के लिए, शॉप में यूज करने के लिए लाइट्स पंखे वगैरह खरीदे हैं, इसको हमने परचेज में इंक्लूड कर दिया। मेरे को एक बात बताना, ये इलेक्ट्रिक फिटिंग्स हमारे लिए एसेट्स है, ये हमारा गुड्स नहीं है। अगर गुड्स नहीं है फॉर यूज इन दी शॉप में लगाने के लिए हमने खरीदा है तो ये हमारा गुड्स नहीं है, परचेज में आना नहीं चाहिए, बट हमने परचेज में दिखा दिया। अगर परचेज में दिखा दिया है जो कि परचेज नहीं था, आपका गुड्स नहीं था, ये आपका एसेट होना चाहिए था, तो आपने गड़बड़ी की है। आगे चलता हूं। हनुमान गेव अवे goods valued at 40,000 as free sample for which no entry was made in the books of accounts। कुछ गुड्स उन्होंने फ्री सैंपल की तरह बांटे हैं जिसका कोई एंट्री नहीं किया हुआ है। आगे चलते हैं। इनवॉइस ऑफ गुड्स अमाउंटिंग टू 2.5 लाख हैव बीन एंटर्ड ऑन 27th मार्च बट गुड्स वेर नॉट इंक्लूडेड इन दी स्टॉक। कुछ हमने गुड्स परचेज किए हैं मार्च में, वो हमने रिकॉर्ड कर लिया बट अभी तक स्टॉक में इंक्लूड नहीं किया, यानी जो स्टॉक का वैल्यू आपको दिखाई दे रहा है वो सही नहीं है। In March 2016, goods of 2 लाख sold and delivered were taken in sales for April। हमने मार्च में कुछ गुड्स सेल किया बट उसका जो स्टॉक है, मतलब उसका जो सेल्स का एंट्री है वो हमने अप्रैल में लिया है। अगर मार्च में सेल कर दिया तो इसका एंट्री मार्च में ही हो जाना चाहिए, हमने सेल्स अप्रैल में किया, मतलब हमने सही नहीं किया। आगे, गुड्स कॉस्टिंग 75,000 सेंट ऑन अप्रूवल was sent on sale or return in March 16 at a margin of profit of 33/1/3 on cost। 33/1/3 on cost मतलब 1/3 on cost। 1/3 on cost को मैं 1/4 on sales भी बोल सकता हूं। ध्यान से, गुड्स कॉस्टिंग 75,000,
दो अप्रूवल वॉज गिवन इन अप्रैल, दिस वॉज टेकन एज सेल्स फॉर मार्च। ध्यान से, इसका अप्रूवल आया अप्रैल में, बट हमने मार्च में ही सेल्स दिखा दिया। सही कि गलत? सर गलत हो गया। मतलब मेरे को ये क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा है कुछ कुछ आपका बुक्स में गलती किया हुआ है, बट आपने ऑलरेडी प्रॉफिट कैलकुलेट कर रखा है। अगर प्रॉफिट कैलकुलेट कर रखा है और ये सारी गलतियां है, मतलब प्रॉफिट सही है कि गलत है? गलत है, यानी ये रेक्टिफिकेशन का भी क्वेश्चन लग रहा है मेरे को। आगे, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टॉक एज ऑन 31 मार्च। मेरे को बोल रहा है वैल्यू ऑफ स्टॉक कैलकुलेट करो एंड एडजस्टेड नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड ऑन दैट डेट। हमको वैल्यू ऑफ स्टॉक कैलकुलेट करना है और उस दिन का नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। दो चीज, स्टॉक भी कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट भी कैलकुलेट करना है। स्टार्ट करें। आइए मैं एक नया पेज ले लेता हूं ताकि आपके लिए इजी रहे। इसी में कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन 15, दो चीज करना है। एक, नंबर 1, वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एज ऑन 31 मार्च 15। 31 मार्च 15 ही है ना? 31 मार्च 2016, सॉरी 31 मार्च 2016। और दूसरा मेरे को काम करना है, एक तो ये करना है, दूसरा मेरे को काम करना है कंप्यूटेशन ऑफ एडजस्टेड या करेक्ट नेट प्रॉफिट फॉर 15-16। ये दो काम करना है। डन। अब आप चाहो तो स्टेटमेंट फॉर्म में कर लो, आप चाहो तो अकाउंट बना के कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक एक चीज का बात करता हूं। मेरे को क्या दिया हुआ है? नेट प्रॉफिट दिया हुआ है और मेरे को स्टॉक वैल्यू एज ऑन 31 मार्च ऑलरेडी दिया हुआ है, बट उसमें गलती है। ठीक है, कितना कितना? प्रॉफिट 6 लाख, स्टॉक 375। प्रॉफिट दिया हुआ है 6 लाख और स्टॉक दिया हुआ है 3,75,000। पढ़ते हैं। पहला, परचेज फॉर ईयर इंक्लूडेड 15,000 पेड फॉर न्यू इलेक्ट्रिक फिटिंग्स फॉर दी शॉप। हमने कुछ इलेक्ट्रिक फिटिंग्स परचेज की है दुकान के लिए, जो हमने परचेज में इंक्लूड कर दिया। ये जो इलेक्ट्रिक फिटिंग मैं दुकान में यूज करूंगा, ये मेरा गुड्स नहीं है। अगर गुड्स नहीं है तो ये फिक्स्ड एसेट बोल के बैलेंस शीट में आना चाहिए था, बट मैंने परचेज दिखा दिया। अगर मैंने परचेज दिखा दिया, ध्यान से, अगर मैंने परचेज दिखा दिया परचेज, तो मेरा प्रॉफिट कम हो गया होगा क्योंकि मैंने खर्चा दिखा दिया। अगर प्रॉफिट कम हो गया होगा तो ठीक करने के लिए प्रॉफिट क्या करना होगा? बढ़ाना होगा। सबसे पहले प्रॉफिट एड इलेक्ट्रिक फिटिंग्स wrongly recorded as purchase, wrongly recorded as purchase कितने रुपए का? हमको दिया है 15,000 रुपीस का। आगे, सर इसका क्लोजिंग स्टॉक पे इफेक्ट नहीं होगा? सर अगर आपने सर परचेज दिखा दिया होगा तो आपका स्टॉक बढ़ गया होगा। आंसर इज, हमने जो स्टॉक नॉर्मली हम बात करते हैं उस दिन का, हम लोग फिजिकली वेरीफाइड स्टॉक की बात करते हैं। जब फिजिकल वेरिफिकेशन होगा तब थोड़ी हम इलेक्ट्रिक फिटिंग को स्टॉक मान लेंगे। उस समय तो इलेक्ट्रिक फिटिंग ही है। मैंने परचेज में गलती से डाल दिया, क्लोजिंग स्टॉक में गलती से लिया, ऐसा कहीं बोला नहीं है। आगे चलता हूं। नेक्स्ट, हनुमान गेव अवे गुड्स वर्थ ₹40,000 एज फ्री सैंपल फॉर विच नो एंट्री वॉज मेड इन द बुक्स। हनुमान ने कुछ गुड्स दिया है फ्री सैंपल के रूप में जिसका एंट्री नहीं किया। अगर फ्री सैंपल की तरह हम लोग गुड्स देते हैं, फ्री सैंपल की तरह, तो इसका ट्रीटमेंट क्या होता है? सर पहले परचेज से लेस करते हैं, फिर एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंस दिखाते हैं। तो अगर परचेज से लेस करना है, परचेज से लेस, तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा क्योंकि खर्चा कम होगा, और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस दिखाऊंगा तो ये मेरा एक्सपेंस हो जाएगा, तो प्रॉफिट वापस कम हो जाएगा। तो देखो लेस, देखो ऐसे लिखता हूं, लेस एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस एंड वापस ऐड कर देता हूं गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। क्यों ऐड कर रहा हूं? जब मैं परचेज से लेस करता हूं, डिडक्टेड फ्रॉम परचेज, आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो दोनों को,
डिडक्टेड फ्रॉम परचेज, अगर परचेज से डिडक्ट करूंगा तो मेरा प्रॉफिट वापस बढ़ जाएगा, और मेरा एडवर्टीजमेंट का खर्चा है तो प्रॉफिट वापस कम हो जाएगा। बताओ कितना अमाउंट है, 40,000, तो ये 40,000 लेस कर दिया एक्सपेंस, वापस 40,000 ऐड कर दिया परचेज, जो मेरा इंक्रीज होगा। ये मैं अगर इग्नोर भी करता तो बात एक ही रहता, क्योंकि नेट में इसका प्रॉफिट पे इफेक्ट जीरो। सर स्टॉक पे क्या इफेक्ट होगा, आप बताओ क्या इफेक्ट होगा। मैं जब फिजिकल वेरिफिकेशन करने गया हूंगा तब तो ये गुड्स मेरे पास होगा ही नहीं, क्योंकि मैंने तो ये फ्री सैंपल बांट दिया, तो स्टॉक में इसका कुछ इफेक्ट नहीं है, क्योंकि फ्री सैंपल ऑलरेडी जा चुका है। स्टॉक में नॉर्मली उन चीजों का इफेक्ट होता है, उन चीजों का इफेक्ट होता है जो 31 मार्च के दिन हमको इफेक्ट कर रहे हैं। पूरे साल भर के ट्रांजैक्शन जो हुए वो तो स्टॉक आ गया चला गया, वो तो फिजिकल काउंट में अपने आप आ जाएगा, उसको अलग से इंक्लूड करने का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, in March 2000 invoices for goods amounting to 2.5 lakh have been entered in 27th March but goods were not included in stock। हम लोगों को कुछ गुड्स हमने परचेस किया, रिकॉर्ड कर लिया परचेस, बट गुड्स को इंक्लूड नहीं किया स्टॉक में, यानी 31 मार्च तक मेरे को मिला नहीं होगा, बाद में मिला होगा, बट क्योंकि अभी तक फिजिकल वेरिफिकेशन 31 मार्च को हो गया तो मेरे पास वो स्टॉक में इंक्लूड नहीं हुआ। हाउएवर मैंने परचेस कर लिया। अगर परचेस किया है, ध्यान से, परचेज रिकॉर्ड कर दिया मैंने, बट मैंने स्टॉक में इंक्लूड नहीं किया, तो सबसे पहला काम मेरे को स्टॉक सही करना होगा। ऐड कर रहा हूं, ध्यान से, ऐड गुड्स परचेज्ड बट नॉट इंक्लूडेड इन स्टॉक, बट नॉट इंक्लूडेड इन स्टॉक। कितने रुपए का बताना, 2.5 लाख रुपए का गुड्स परचेज किया बट स्टॉक में इंक्लूड नहीं किया, तो मेरे को अपना स्टॉक बढ़ाना होगा। अब ध्यान से, अगर मेरा क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो मेरे प्रॉफिट पर क्या इफेक्ट होगा जरा बताओ। अगर क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो आपका प्रॉफिट भी बढ़ना चाहिए। ऐड इंक्रीज इन क्लोजिंग स्टॉक, कितना, 2,50,000, इंक्रीज इन क्लोजिंग स्टॉक 2,50,000। मैंने कुछ गुड्स परचेज किया, परचेज की एंट्री कर ली बट अपने क्लोजिंग स्टॉक में इंक्लूड नहीं किया, तो मैंने पहले क्लोजिंग स्टॉक इंक्लूड किया, और जैसे ही क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा मेरा प्रॉफिट भी अपने आप बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, in March 2016 goods worth rupees 2 lakh sold and delivered were taken in sales for April 2016। कुछ गुड्स मैंने बेच दिए मार्च में, डिलीवर भी कर दिए, बट मैंने उसका सेल्स लिया है अप्रैल में। ध्यान से, गुड्स ऑफ 2 लाख इन मार्च 2016, गुड्स ऑफ रुपीज 2 लाख सोल्ड एंड डिलीवर्ड वेयर टेकन इन सेल्स फॉर अप्रैल। अगर सेल्स मार्च में हो चुका है तो मेरे को इसको इफेक्ट दे देना चाहिए। अगर सेल्स मार्च में हो चुका है तो ऐड, प्रॉफिट में ऐड कर रहा हूं, सेल्स नॉट रिकॉर्डेड, नॉट रिकॉर्डेड, कितने रुपए का, 2 लाख का। सर स्टॉक पे क्या इफेक्ट होगा, गुड्स तो ऑलरेडी मेरे यहां से जा चुका है। अगर गुड्स जा चुका है तो 31 मार्च को मेरा स्टॉक अपने आप कम हो गया होगा, स्टॉक में कुछ करने का जरूरत नहीं है। तो स्टॉक बिल्कुल सही है, बस गलती कहां हुआ है, सेल्स में। तो मैंने सेल्स दिखा दिया, सेल्स बढ़ते ही मेरा प्रॉफिट अपने आप बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, goods costing 75,000 were sent on sale or return in March at a margin of 1/3 on cost. Though approval was given in April, these were taken as sales for March। हम लोगों को अप्रूवल मिला अप्रैल में, बट हमने सेल्स दिखा दिया मार्च में। सही की गलत, गलत हो गया। ध्यान से, पहले मैं यहां से लेस सेल्स रिकॉर्डेड बट अप्रूवल रिसीव्ड इन अप्रैल, अप्रूवल रिसीव्ड इन अप्रैल। मेरे को ध्यान से बताना, सेल्स का फिगर देख के बताओ, ध्यान से सेल्स का फिगर। बच्चा बोल रहा है सर 75,000। बच्चे तुम गलत हो। क्यों गलत है सर, ये 75,000 तो गुड्स का क्या है, कॉस्ट है। ये गुड्स का कॉस्ट है, गुड्स का सेलिंग प्राइस नहीं है। तो सर सेलिंग प्राइस कितना है, अगर कॉस्ट 75,000, प्रॉफिट है 1/3 ऑन कॉस्ट, 1/3 ऑन कॉस्ट, तो बताओ 75,000 पे 1/3, 25,000, तो सेल्स कितना हो जाएगा, 1 लाख। ये मेरा वर्किंग नोट, सेल्स होगा 1 लाख। क्वेश्चन ने घुमाया, अभी तक क्वेश्चन सेल्स का सेलिंग प्राइस दे रहा था, इस बार सेल्स का कॉस्ट दिया है। ध्यान से, मेरे को सेल्स चाहिए, तो सेल्स 1 लाख मेरे को हटाना पड़ेगा, तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा।
अब बता, अगर वो अप्रूव नहीं किया, मेरे गोडाउन से गुड्स उसको जा चुका है, अप्रूव नहीं हुआ, तो ये गुड्स किसका है? मेरा है। अगर मेरा गुड्स है तो मेरे को अपने क्लोजिंग स्टॉक में ऐड करना होगा गुड्स विथ कस्टमर। गुड्स विथ कस्टमर, ये मेरा गुड्स है तो मैंने अपने स्टॉक में ऐड कर लिया। जैसे ही आपका क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा, ध्यान से, जैसे ही आपका क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा वापस इफेक्ट जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स विथ कस्टमर। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ाना होगा, ये 75,000 से प्रॉफिट बढ़ जाएगा। तो हमने इस क्वेश्चन में सीखा दो चीज पर इफेक्ट। एक, स्टॉक निकालना है, गलत स्टॉक दिया हुआ है, मेरे को सही कैलकुलेट करना, स्टॉक में ज्यादा कुछ नहीं था, 375 का वैल्यू दिया हुआ था। एक बोला गुड्स हमने खरीदा है बट स्टॉक में इंक्लूड नहीं किया तो मैंने ऐड कर दिया। दूसरा, गुड्स मेरे कस्टमर के पास है जिसका अप्रूवल नहीं आया तो मैंने उसको स्टॉक में इंक्लूड कर दिया। मेरे स्टॉक का आंसर निकल गया होगा अभी तक आपका। क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च, बताना 3, 2, 5, 6.5, 7 लाख रुपए आंसर आना चाहिए क्लोजिंग स्टॉक मेरे हिसाब से। आ गया। फिर मेरे को प्रॉफिट पूछा, प्रॉफिट पर भी इफेक्ट बताओ। कुछ गलतियां की हुई थी। पहली गलती, इलेक्ट्रिक फिटिंग परचेज किया, उसको परचेज बोल के रिकॉर्ड कर दिया। इलेक्ट्रिक फिटिंग मेरा एसेट है, परचेज में नहीं आना चाहिए था। अगर परचेज ज्यादा दिखाया था तो प्रॉफिट कम हो गया था, ठीक करने के लिए मैंने प्रॉफिट बढ़ा दिया 15,000। दूसरा, हमने गुड्स फ्री सैंपल की तरह बांटा। अगर गुड्स फ्री सैंपल की तरह बांटा, परचेज कम होगा, परचेज कम होगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा और एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस बढ़ेगा। अगर एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस बढ़ेगा तो प्रॉफिट गिरेगा। नेट में अगर दोनों का इफेक्ट देखो तो नेट में इफेक्ट 0 होगा। नेक्स्ट, हमारा क्लोजिंग स्टॉक जो बढ़ा 2.5 लाख, वो क्लोजिंग स्टॉक बढ़ने से प्रॉफिट भी बढ़ाना होगा, बढ़ा दिया। नेक्स्ट, 2 लाख का गुड्स हमने सेल किया मार्च में बट रिकॉर्ड किया अप्रैल में। अप्रैल में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, मार्च में ही रिकॉर्ड करना होगा तो मैंने 2 लाख रिकॉर्ड कर दिया। सर इसका स्टॉक क्यों नहीं हटाया आपने? बोल रहा है डिलीवरी ऑलरेडी हो चुका था तो मेरे फिजिकल वेरिफिकेशन में तो वो आया ही नहीं होगा। लास्ट मेरे को बोला कुछ गुड्स मैंने अप्रूवल में भेज रखा है जिसका अभी तक इंटीमेशन नहीं आया। मेरे को कॉस्ट दिया, मैंने पहले देखा कि अगर सेल्स हमने दिखा रखा है तो सेल्स हटाना पड़ेगा। सेल्स वैल्यू 1 लाख, 75,000 का कॉस्ट, 1/3 प्रॉफिट 25,000, सेल्स 1 लाख। मैंने सेल्स हटाया और जैसे ही ये स्टॉक मेरे क्लोजिंग स्टॉक में ऐड होगा मेरा क्लोजिंग स्टॉक बढ़ जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ जाएगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। ये मेरा आ गया करेक्ट नेट प्रॉफिट। करेक्ट नेट प्रॉफिट प्लीज कैलकुलेट करके आंसर यहां पे बैठा दीजिए। करेक्ट नेट प्रॉफिट। These 2 questions are very 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 important from exam point of view। अच्छे से आपको करना है ये वाला क्वेश्चन और इससे पहले जो आपको करवाया। ये हमने कंप्लीट कर दिए हमारे सारे क्वेश्चन रिलेटेड टू इन्वेंट्री टेकिंग। आपको अगर कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, लास्ट टर्म इंस्टीट्यूट का जो क्वेश्चन पेपर आया उसको जरूर देख ले एक बार। आरटीपीज भी देख सकते हो, सब सारे सेम क्वेश्चन आपको दिखेंगे बट अगर आप और सॉल्व करना चाहते हो, फिगर्स डिफरेंट है, वो आप ट्राई कर सकते हो। दिस वाज ऑल फॉर इन्वेंट्री टेकिंग कॉन्सेप्ट। थैंक यू सो मच, बाय बाय।